हम लोग अंडरग्राउंड केबल पढ़ रहे थे। अंडरग्राउंड केबल में हम लोगों को जो है अब ज़मीन के अंदर बिछाना है। तो आज हम लोग देखेंगे केबल बिछाने की विधियाँ, अंडरग्राउंड केबल को बिछाने की विधियाँ। लिख लें बेटा। चाहे तो भूमिगत लिख लें। तो हम लोगों ने देखा कि अंडरग्राउंड केबल बिछाने की मुख्य 3 विधियां हैं। मुख्य 3 विधियां हैं। मुख्य 3 विधियां हैं। पहला आपने लिखा डायरेक्ट मेथड है। और दूसरा अनुकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकर्षण या ड्रा मेथड। ड्रा विधि कहिए या मेथड कहिए या विधि कह लीजिए। और तीसरा सॉलिड मेथड अथवा ठोस विधि कह लीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट विधि में क्या करते हैं कि खाई खोदते हैं और उसमें खाई की जो गहराई होती है बेटा, खाई समझ रहे हैं ना, जस्ट लाइक जैसे नाली। हम लोग जो है पानी ले जाने के लिए फावड़े से जो नाली खोदते हैं, ज़मीन में थोड़ा गहरी और थोड़ा चौड़ी, वैसी ही नालियाँ यहाँ पर खोदी जाएंगी, उसी को खाई बोला जाएगा। और वो खाई जो है, जैसे आप यहाँ से अगर मान लीजिए कि अयोध्या या दर्शन नगर लेकर जाते हैं, पाइप बिछाना है बेटा, तो वो अमूमन हमारे जैसे आपकी देखते होंगे कि जो ऊपर से ओवरहेड लाइनें जा रही हैं, वो अमूमन जो है सड़क के किनारों से जाती हैं। ध्यान दिए होंगे आप लोग। और ऐसे मोहल्ले में, कस्बे में जो हमारी सड़क बनी है आवागमन के लिए, उसके किनारे किनारे नालियाँ भी बनती हैं पानी निकास के लिए, और पोल भी गड़ते हैं। तो जैसे वो पोल हमारे लगे हुए हैं ओवरहेड वाले, अब वही पोल हट जाएंगे और उनके स्थान पर जो है अब आपकी खाई खोदी जाएगी और सड़क के किनारे से जो है आपकी पाइप जाएगी। ठीक है ना। कहीं कोई अपरिहार्य स्थिति है तो थोड़ा दाएं बाएं मोड़ेंगे, और नहीं तो पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी केबल सीधी हो। और केबल सीधी तभी होगी जब हम लोग जो है नाली अथवा जो है खाई सीधी बनाएंगे। तो जो डायरेक्ट विधि है, इसमें सीधे खाई खोदते हैं और ज़मीन का फर्श थोड़ा मेंटेन करके बालू की 10 सेंटीमीटर लेयर बिछाकर और उस पर केबल को सीधे रख देते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं। इसलिए इस विधि का नाम हो गया प्रत्यक्ष विधि अथवा डायरेक्ट विधि। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें हम लोग जो है लगभग 1 मीटर से लेके 1.2 मीटर अथवा 120 सेंटीमीटर
1 से 1.2 मीटर गहरी एवं ½ मीटर चौड़ी। ½ मीटर को कहेंगे 50 cm और इसे क्या कहेंगे 120 सेंटीमीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक खाई खोद देते हैं ऐसे, इसकी गहराई कितनी हो गई? हाँ, इसकी गहराई जो है करीब 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर अथवा 120 वो रहेगी ये गहराई इसकी, और ये चौड़ाई जो है रहेगी 50 रहेगी। अब इसमें हम लोग साइड से जो है ईंट की दीवार भी बना देंगे। साइड से क्या करेंगे? हाँ, ईंट से चिनाई भी कर देंगे। अब जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मोटी, हाँ, पहले तो फर्श जो है इसकी मजबूत कर लेंगे, खोदी जाएगी पहली पॉइंट। फिर दूसरी पॉइंट आपने लिखा कि फर्श जो है इसकी खाई की फर्श को बेटा को मजबूत करते हैं। तो इसे मजबूत करेंगे तो कहने मतलब ये है कि नीचे हम लोग थोड़ा गिट्टी वगैरह डालकर और दोरमुट से वहाँ पर कुटाई करेंगे। जैसे हम लोग घर मकान बनाते हैं बेटा, तो पहले जो नींव खोदते हैं तो वो एक तरह की खाई खोदते हैं, और कहीं कहीं हम लोगों को ज़्यादा गहराई लेनी होती है तो 4 फीट 5 फीट गहरी खोदते भी हैं। तो और ऐसे ही कॉलम या पिलर ये वाले खड़े करने रहते हैं तो भी हम लोग जो है कम से कम 4 फीट 5 फीट ज़मीन के नीचे खोदते हैं और फिर उसका बेस तैयार करते हैं। तो वो बेस में क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है गिट्टी और मसाला जो है हम लोग 1 8 का 1 10 का, 1 8 1 10 का मतलब है कि 1 भाग उसमें सीमेंट रहेगी तो 10 भाग जो है मोरम रहेगा, बालू रहेगा। उसको मिलाकर और गिट्टी के साथ मिक्स करके उसमें डाल देते हैं, और उसकी कम से कम 6 इंच 8 इंच जो है एक मोटी लेयर डालकर और फिर पानी का फुहारा मारकर और दुरमुट चलाते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी मिट्टी हमारी बैठनी है वो बैठ जाती है, ठीक है ना। और फिर वो जो है लेयर एक जो है, जो गिट्टी है और मसाला है बेटा, एक स्लैब टाइप का वो जो है पूरा चौकी टाइप का एक जो है अपना स्लैब बना लेता है और वो फिर मजबूत हो जाता है। तब उसके बाद जो है हम लोग जो लोहे का फ्रेम होता है जिसको आरसीसी करने के लिए हम लोग बनाएंगे ढांचा, 4 सरिया को 6 सरिया को रिंग में बांधेंगे और उसके पावे को जो है ऐसे मोड़ देते हैं। नीचे सरिया का ये वाला कोना ऐसे मोड़ देंगे, इधर वाला कोना ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ कर और उस पर
जो चौकी टाइप का अब बन गया उस पर रख देंगे। और फिर उसके बाद जो है आपका सीमेंट, गिट्टी, मोरम वाला मसाला उसमें लिक्विड फॉर्म में जो है भरा जाएगा। ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी पहले इसकी जो है बेटा फर्श है या बेस जिसको आप कहेंगे, खाई का जो बेस है, आधार है, उस आधार को मजबूत करेंगे। ऐसे ही कर लेंगे। जब ये मजबूत हो जाएगा तो इसके ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, 10 cm मोटी बालू की परत बिछाएंगे। बालू की परत बिछाते हैं। तो ये बालू की परत हो गई, ये वाली बालू की परत हो गई। और फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है केबिल को रख देते हैं। ये केबिल का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये केबिल हम लोगों ने रख दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर से भी हम लोग जो है 10 cm फिर जो है बालू डाल देंगे भैया। फिर इसके बाद अब मिट्टी डाल देंगे। अब क्या डाल देंगे, अब मिट्टी से इसे पाट देंगे। फिर ऊपर से क्या करेंगे, स्लैब डाल देंगे। ऊपर से क्या करेंगे, स्लैब डाल देंगे। स्लैब चाहे ईंट का रहेगा या वैसे, तो फिर ऊपर से इसे स्लैब डाल देंगे। ये आपका स्लैब हो गया। तो इस तरह से ये केबिल बेटा डायरेक्ट पड़ी है। इस केबिल में कोई ऊपर से जो है पाइप या अन्य चीज़ नहीं डाली गई, सीधे मिट्टी और बालू में दबा दी गई। इसलिए इसका नाम पड़ गया डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। तो अमूमन इसी विधि का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि मेंटेनेंस का कार्य जो है कठिन होता है थोड़ा, लेकिन है बहुत सस्ता। केवल केबिल सीधे मिट्टी के अंदर डाल दिया। लेकिन अब जहाँ पर भी इसमें फॉल्ट आ गया तो हम लोगों को क्या करना होगा, पूरी खाई खोदनी होगी। जब खाई खोद लेंगे तब अंदर हम लोग फॉल्ट को जहाँ सर्च किए हैं वहाँ खोदना पड़ेगा। तो एक समस्या ही आती है, लेकिन है सबसे सस्ती। अब दूसर का क्या है कि अगर आप इस खाई में 2 केबिल ले जाना चाहते हैं, माने 2 लाइन 2 केबिल ले जाना चाहते हैं, तो अब खाई की चौड़ाई बढ़ा देंगे और इतना बढ़ाएंगे कि दोनों केबिल के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर कम से कम रहे। दोनों केबिलों के अगर 2 केबिल ले जाते हैं तो दोनों केबिलों खाई की चौड़ाई बढ़ाएंगे और तब दोनों केबिल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये जो है 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि एक में अगर कोई फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होती है, स्पार्किंग होती है, तो उसके आर्क से ये वाला प्रभावित न हो। और सामान्य परिस्थितियों में ये I²R से दोनों केबिलें हीट होंगी, तो इसकी ऊष्मा इसको न प्रभावित करे और इसकी ऊष्मा इसे न प्रभावित करे। तो उसे 40 cm की दूरी पर रखेंगे, खाई की चौड़ाई बढ़ा देंगे। पक्का है। अब इसमें बालू का प्रयोग क्या है, तो आपने कहा कि एक तो बालू जो है जल्दी रासायनिक क्रिया नहीं करता है, दूसर का ये है कि बालू जो है लंबे समय तक बालू अवस्था में, तो बालू क्या है, मुलायम है। तो एक तरह से बालू हमारे केबिल के लिए ये नीचे से जो है बेडिंग का काम करता है, उनको बढ़िया मुलायम सपोर्ट सहारा प्रदान करता है। अगली जो बालू का प्रयोग है, आपने कहा कि एक तरह से जो है ये रासायनिक क्रिया नहीं करेगा, आग वगैरह नहीं पकड़ता है, कोई ज्वलनशील नहीं है कि ये आग पकड़ेगा, जल्दी रासायनिक क्रिया हमारे केबिल से नहीं करेगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं, इसलिए बालू की हम लोग तह बिछाते हैं और ऊपर से फिर बालू से ढक भी देते हैं थोड़ा।
तो एक तरह से अच्छा ये बेडिंग देता है, रासायनिक क्रिया भी नहीं करता है और ये पानी को एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है ना, पानी को एब्जॉर्ब भी कर लिया तो केबिल तक पहुंचने नहीं देता है, अपने ही सोख लिया थोड़ा, तो इस तरह से नमी भी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। तो ये सब विशेषताएं आपको लिखाई गई इस डायरेक्ट विधि की। सबसे सस्ती है, सबसे प्रचलित विधि है, कम खर्चीली है, लेकिन यही है कि फॉल्ट का जब पता लगेगा कि भाई इतना दूरी पर हमारा ये फॉल्ट है, तो वहाँ पर फिर से अब ये स्लैब हटाकर खुदाई करनी पड़ेगी और वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? उतनी गहराई में तो काम बढ़ जाता है मेंटेनेंस वाला। क्या है इजी, चित्र बन गया आप लोगों का। अब दूसर का हम लोग देखते हैं अनुकर्षण वाला या ड्रॉ मेथड। दूसरा कौन सा है? हाँ, ड्रॉ मेथड। तो इसकी कल्पना आप के दिमाग में होगा ही कि जैसे हम लोग पानी को ड्रेन करते हैं, घर का आंगन का पानी, बाथरूम का पानी, या फिर बारिश का पानी छत से नीचे ले आते हैं, तो क्या करते हैं? पाइप द्वारा ले आते हैं, पीवीसी पाइप द्वारा, और उस पाइप को अंडरग्राउंड कर देते हैं ना। और जगह जगह जो है पाइप भविष्य में जाम हो बेटा, तो हम लोग जो है 1-2 साइफन छोटा छोटा दे देते हैं, कुंड दे देते हैं, चैम्बर बना देते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जहाँ पर आपकी सड़क भी जाती है, तो आपके यहाँ प्रधान होंगे या जो भी वार्ड मेंबर होंगे, वो लोग भी सड़क के किनारे किनारे बरसात का पानी निकलने के लिए, लोगों के घरों का पानी निकलने के लिए भी सड़क के दोनों तरफ या फिर एक तरफ नाली बना देते हैं। तो उस नाली में भी ऐसे ही सीमेंट की या फिर जो है लोहे की ढली ढलाई पाइप आती है, वो गड्ढा खोद कर और उसमें डाल देते हैं। और बीच बीच में जैसे 50 फीट की दूरी पर, 100 फीट की दूरी पर ईंट का और सीमेंट का पक्का जो है कुंड टाइप का बना देते हैं, जिसे हम लोग चैम्बर कहेंगे अथवा, हाँ ठीक है ना, वो बना देते हैं। उसका प्रयोजन यही रहता है कि भविष्य में अगर हमारी पाइप जाम होती है या इसमें कुछ प्लास्टिक का सामान या कूड़ा कचरा फंस जाता है, पानी का बहाव सही नहीं होता है, तो हम लोग जो है इसमें कुछ जो है पतला तार, सीक वगैरह डालकर और इसकी सफाई कर सकें। तो वहाँ से कुंड का या मेन होल कहेंगे या चैम्बर कहेंगे, जो भी कहिए, उस चैम्बर का ऊपर का ढक्कन उठाकर और सफाई कर लेते हैं, फिर ढक्कन ऊपर लगा देते हैं। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है ड्रॉ मेथड में। इसमें भी क्या करेंगे कि पहले खाई खोदेंगे। पहले क्या करेंगे? हाँ, खाई खोदेंगे, और फिर खाई में हम लोग क्या करेंगे? खाई में बेटा कंड्यूट पाइप डालेंगे। कंड्यूट, हाँ, कंड्यूट पाइप डालेंगे और इसे हम लोग कहेंगे परिरक्षी पाइप। क्या कहेंगे? हाँ, परिरक्षी पाइप। ये रक्षा करेगी। क्या करेगी? हाँ, परिरक्षी पाइप या नलिका कहेंगे। तो ये पाइप जो है आपने लिखा कि लोहे की, किसकी बनी होगी? लोहे की। जनरली वैसे तो हम लोग ज़मीन के नीचे जो दबाते हैं बेटा, वो कास्ट आयरन वाली बनाते हैं, CI की। तो CI पर जंग नहीं लगता है। ढलवे लोहे पर, कास्ट आयरन पर, ढलवे लोहे पर जंग नहीं लगता। आप देखिए ना, आपका हैंडपम्प का जो बॉडी है, सिलेंडर है जिसमें पानी भरा रहता है, अंदर की सतह रेडिस भले हो जाती है लेकिन जंग नहीं लगता। हैंडल है, बारिश में भीगता रहता है, बाहर ओस खाता रहता है।
तो वो ढलवे लोहे, उसी की पुली बनती है, उसी का मशीनों का बेड बनता है, तो उसमें जंग नहीं लगता है। हाँ, तो ये ड्रॉ मेथड में पहले खाई खोद लेते हैं, फिर उस खाई में हम लोग कंड्यूट पाइप या जिसे परिरक्षी पाइप कहेंगे, जो लोहे की या फिर सीमेंट गिट्टी की, किसकी, हाँ सीमेंट की होगी, या फिर चिकनी मिट्टी की होगी, किसकी होगी, हाँ चिकनी मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की, इनकी जो है ये पाइप हम लोग लेंगे। तो बात हो रही थी कि जो लोहे का हम लोग लेते हैं बेटा, वो कास्ट आयरन या ढलवे लोहे का लेंगे, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। बाकी या सीमेंट वाली पाइप भी खूब हम लोग लगाते हैं, आरसीसी रहती है, उसमें भी हम लोग लोहे की जो है सरिया डाले रहते हैं। तो ये सीमेंट वाली भी पाइप ले लेंगे, अथवा चिकनी मिट्टी का भी पाइप लेते हैं। तो वो पाइप जो है बिछा देंगे खाई के अंदर पहले, और फिर जो है इन पाइपों के एक फिक्स दूरी पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, कुंड बनाएंगे, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। तो वो कुंड बनाना है, और वो भी कुंड किसका बनेगा, ईंट का बनेगा। जैसे आपको बताए भाई कुंड का मतलब कैसे, जैसे हम लोग हवन कुंड बनाते हैं, थोड़ा ज़मीन में गड्ढा खोद देते हैं और फिर ईंटा चारों तरफ से जोड़कर उसको और थोड़ा ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, तो उसे कुंड कहेंगे। तो ऐसे ही हम लोग जो अपने घरों का भी पानी निकालने के लिए जगह जगह जो है कुंड बनाते हैं, या उसे आप कहेंगे साइफन बनाते हैं, जो भी छोटा सा चैम्बर बनाते हैं, और उन्हीं चैम्बर में जो है हम लोगों की गंदगी वगैरह, मिट्टी वगैरह जो है उसी में नीचे बैठती है, और पानी फिर ऊपर से जो है बहता है। तो पाइप थोड़ा ऊपर लगाते हैं और कुंड थोड़ा नीचे तक कर देते हैं। तो वो अब जो है अगला काम आपको करना है कि इस रच्छी पाइप या परिरक्षी जो पाइप है बेटा, परिरक्षी पाइप के सिरों पर कुंड है, या कहेंगे मैन होल, क्या कहेंगे, मैन होल, कुंड, अथवा क्या कहेंगे, हाँ चैम्बर नाम दे सकते हैं, चैम्बर। ईंट का पक्का बनाएंगे बेटा, जुड़ाई करके अंदर से प्लास्टर कर देंगे, चिकनी सतह कर देंगे। तो चैम्बर ईंट का पक्का बनाते हैं, पक्का का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लास्टर वगैरह कर देंगे, पक्का बनाते हैं। अब अगली पॉइंट आपने लिखा कि इसी चैम्बर या मेन होल अथवा कुंड के माध्यम से जो उसमें आप परिरक्षी पाइप या कंड्यूट पाइप डाले हैं, उसमें जो है हम लोग केबल को खींच कर डाल देते हैं। क्या करते हैं, हाँ, तो लिख लें इसी कुंड के माध्यम से परिरक्षी पाइप में केबल को, हाँ बेटा, केबल को खींचकर डाल देते हैं। इसीलिए इसे ड्रॉ मेथड कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, खींच कर डालेंगे बेटा, इसीलिए इसे ड्रॉ मेथड कहते हैं।
तो ऐसा जब हम लोग कर देते हैं तो क्या हुआ, कंड्यूट पाइप के अंदर अब हमारी केबल होगी और ज़रूरत जब पड़ेगी ये ख़राब होगी, तो अब इसके बाद जो चैम्बर हम लोग बनाए हैं, ये चैम्बर बनाए हैं, इसका ढक्कन ऊपर से हटाएंगे बेटा, स्लैब ऊपर से एक OBRCC का स्लैब ढाल देते हैं और उस चैम्बर को बंद कर देते हैं या कुंड को ऊपर से ढक देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस चैम्बर का ढक्कन हटाया और फिर वहाँ से जो है केबल को खींचकर बाहर निकाला, चेक किया या जहाँ पर भी टूटा है फिर से वहाँ पर नया जोड़ वगैरह लगा के फिर से ऊपर से रबर का इंसुलेशन वगैरह दे के पूरा बाकायदे सब पिघला के ब्लो लैंप वगैरह से सब सेट करके और फिर से जो है खींचकर उसमें डाल देंगे। समझ में आ गया ना? तो ये चैम्बर जो है बेटा वो कुछ दूरी पर, सिरों पर कुछ दूरी पर जो है ऐसे बना देते हैं। आगे लिख लेंगे, केबल डालने के बाद कुंड को RCC स्लैब से ढक देते हैं, RCC स्लैब से ढक देते हैं। आगे आपने लिखा ये सारी बातें कि इसमें जो है रिपेयर वर्क बेटा जो है बड़ा इजी है। इसका बिछाने का खर्चा, चूँकि पाइप का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, और इस कार्य के लिए जो है आपका जो है परफेक्ट या दक्ष जो है कामगार जो हैं वो दक्ष चाहिए। तो इनिशियल कास्ट बिछाने की ज़्यादा आएगी, लेकिन ये जब आप लोहे की पाइप के अंदर केबल को डालेंगे तो उस केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी, यांत्रिक शक्ति बहुत अधिक होगी, बाहरी आघात सहन करने में हमारी केबल सक्षम होगी। अतः इस केबल में आर्मरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि ऑलरेडी ये लोहे की अथवा सीमेंट की पाइप के अंदर है, इसलिए इसमें आर्मरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिटा देते हैं, तो आर्मरिंग की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अगली पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, इस केबल में कवचन जिसे कहेंगे आर्मरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ लेड शीथ, क्या लेड कोस कहेंगे या फिर कहेंगे लेड शीथ या पीवी शीथ, का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये आर्मरिंग का काम करेगा ये पाइप। तो जब ये आर्मरिंग नहीं करेंगे तो हमारी केबल सस्ती पड़ेगी। केबल क्या होगा? केबल की कीमत या केबल की मूल्य जो है, केबल का मूल्य कम हो जाता है। लौह या सीमेंट रच्छी पाइप में होने के कारण केबल की यांत्रिक शक्ति
अधिक होती है। लेकिन बेटा ऊष्मा विसरण कम होता है। केबिल गर्म होगी I²R से, लेकिन उसका ऊष्मा का विसरण कम होता है। ऊष्मा विसरण, हाँ, ऊष्मा विसरण कम होता है। ऊष्मा विसरण कम होता है, अतः धारा वहन क्षमता घटती है। धारा वहन क्षमता प्रारंभिक कीमत भी बढ़ जाएगी, और इसका प्रयोग हम लोग जो है क्रॉसिंग में कराएंगे, हाँ, रेलवे क्रॉसिंग में और रोड क्रॉसिंग में, रोड क्रॉसिंग में, रेलवे क्रॉसिंग में और ब्रिज क्रॉसिंग। मजबूत है ना? तो ये है बेटा। अब उसके बाद हम लोग सॉलिड वाले पे आ जाते हैं। सॉलिड वाले में हम लोग पहले खाई खोदेंगे, फिर द्रोणिका बनाएंगे। द्रोणिका को नाद, नाद को आप लोगों ने क्या कहा? हौदी। तो ये बात समझ में आई? इसमें क्या करेंगे बेटा, इस वाले में जो अभी हम लोग ये अनुकर्षण या ड्रा मेथड पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो खाई खोद लेंगे बेटा। खाई मान लीजिए कि ऐसे आपने लंबी खाई खोदा, तो अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, पाइप डाल देंगे। क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे हम लोग पाइप डाल देंगे। मान लीजिए कि ये आपने पाइप डाल दिया, ये ऐसे ये पाइप डाल दिया। तो ये पाइप के बाद बेटा अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, चैम्बर बना देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, इस सिरे पर बेटा हम लोग जो है ऐसे चैम्बर बना देंगे और यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे। और फिर जो है इस चैम्बर के बाद फिर हमारी ऐसे पाइप जाएगी आगे। बोलिए भाई। तो हमें जब भी ये ढक्कन बेटा यहीं से खोलेंगे और यहाँ से जो है केबिल को खींच कर निकाल लेंगे, जैसे हम लोगों का पानी जाता है। तो यही कुंड हो गया, मेन होल हो गया, और ऊपर से ये इसका जो है RCC का ढक्कन हो गया। ठीक है। तो इसमें अब हमारी फिर अब केबिल आ जाती है। इसके अंदर अब हमारी जो है केबिल जो है खींच कर डाल देंगे। इधर से पकड़ कर इधर वाले मेन होल से खींचेंगे और खींच कर डाल देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से फिर खींच कर निकाल लेंगे। तो इस टाइप से इसमें जो है रिपेयर वर्क जो है बहुत इजी हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक कीमत जो है ज़्यादा है और दक्ष कारीगरों की ज़रूरत भी पड़ती है। अब हम लोग सॉलिड वाले को देख लेते हैं। सॉलिड वाले में हम लोगों को पहले द्रोणिका बनाना है। ये सॉलिड वाले को ऐसे हम लोग पहले द्रोणिका बनाएंगे। तो ईंट से ऐसे हम लोग पहले चिनाई कर लेंगे खाई के अंदर। तो चिनाई कर लिया। लाइट चली गई है भाई ना।
अब इसके अंदर जो है वो द्रोणिका टाइप में हम लोग और बना लेंगे, ऐसे दीवार बना लेंगे। और हर में जो है हम लोग केबिल को अब रख देंगे। ये हमारी केबिल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद एस्फाल्ट से इसे जो है भर देंगे। क्या करेंगे? एस्फाल्ट से बेटा एस्फाल्ट यौगिक से इसे भर देंगे। और फिर जो है ये जब जम जाएगा, सेट हो जाएगा, तो हमारा द्रोणिका एकदम सॉलिड मजबूत तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ढक्कन लगा देंगे। क्यों भाई? हाँ, इसके ऊपर से ढक्कन वगैरह लगा देंगे ऐसे। अभी मजबूत तैयार हो गई, और ऊपर से गिट्टी वगैरह भी चाहें तो रख सकते हैं, गिट्टी या बालू ये रख देंगे। गिट्टी या बालू ये रख देंगे। तो ये देखिए ना, द्रोणिका टाइप में ये बन गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्रोणिका अथवा नाद कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केबिलों को हम लोग रखते हैं। ये जो एस्फाल्ट यौगिक है एकदम सेट हो जाता है, जम जाता है, तो इतना मजबूती प्रदान करता है कि इसकी भी जो है अब आर्मरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी केवल जो है लेड का सीथ लगाएंगे इस केबिलों में, आर्मरिंग की ज़रूरत नहीं है, और बाहरी आघातों से ये बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना। लेकिन बेटा अब दिक्कत यही है कि अगर इसमें फॉल्ट आ गया केबिलों में, तो हमें क्या करना होगा? पूरा जो है ये एस्फाल्ट यौगिक को काट कर निकालना होगा। तो इसका मेंटेनेंस काम जो है बड़ा जो है पेचीदा वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग जो है जनरली इधर करते नहीं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका यूज है, तो इसलिए इसका यूज जो है बहुत कम है, ना के बराबर। पक्का? तो ये तीनों विधियां रहीं, जमीन के अंदर जो है भूमिगत केबिल बिछाने की विधियां रहीं। अब इन केबिल के क्रोड का हम लोग जो है प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे। तो केबिल के क्रोड का प्रतिरोध साधारण वाला ही वही फार्मूला है, क्रोड का प्रतिरोध। आपने लिखा कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्रोड का प्रतिरोध इधर कम दिख रहा है, क्रोड का प्रतिरोध आएगा नहीं। क्रोड का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर वही फार्मूला है, रो इंटू L बाई ए। इतना हो गया बेटा आपका ओम में। किस में हो गया? जहाँ पर आपने लिखा कि R जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसे ओम ओम मीटर में मापते हैं। आपने देखा कि ये जो है पदार्थ, हर पदार्थ का जो है
ये विशिष्ट प्रतिरोध स्थिरांक होता है। सोने का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, लेकिन जो भी रहेगा वो फिक्स रहेगा। जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये स्थिरांक होता है। ये क्या होता है? ये स्थिरांक होता है, फिक्स होता है। ये केवल ताप से बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने पर सिर्फ बढ़ता है। ये जो है तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो गया? तो ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। यल जो है लंबाई है मीटर में। यल क्या है? क्रोड की लंबाई है मीटर में। और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का। क्रोड के मुंह का क्षेत्रफल कहेंगे। क्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में, कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मीटर स्क्वायर मीटर। आंसर आ गया ओम में। अब जो है हम लोग जो है इंसुलेशन का भी प्रतिरोध देखेंगे। केबल पर हम लोग इंसुलेशन चढ़ाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ाते हैं। वो हमारा कागज़ भी होगा, अथवा जो है तेल संसेचित फीता भी होगा, अथवा जो है वार्निश कोटेड पेपर होगा, अथवा जो है सिल्क होगा, अथवा रबर होगा, जूट होगा। इन सब का हम लोग जो है इंसुलेशन के रूप में केबलों में प्रयोग करते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस भी हम लोगों को ज्ञात करना है और उसका गुण। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं केबल इंसुलेशन। अगली पॉइंट है केबल विद्युत रोधी या इंसुलेशन के गुण आपने लिखा। तो क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला तो आपने लिखा कि इसमें नम्यता होनी चाहिए, ताकि केबल के साथ साथ ये भी आराम से मुड़ जाए, फैल जाए। ठीक है ना? तो इंसुलेशन में, यानी इसी को इंसुलेशन कहेंगे, इसमें नम्यता होनी चाहिए। अगला आपने लिखा इसका परावैद्युत शक्ति उच्च होनी चाहिए। परावैद्युत शक्ति उच्च होनी चाहिए। अगला आपने लिखा नमी या बेटा जल को अवशोषित करने वाला गुण नहीं होना चाहिए। करने वाला गुण नहीं होना चाहिए। अगला -15 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है यह अम्ल या क्षार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्षार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगला आपने लिखा यह जो है क्रोड से रासायनिक क्रिया न करे।
क्रोड से हाँ रासायनिक क्रिया न करे, तो ये सब गुण होना चाहिए। एक अच्छे केबिल के विद्युत रोधी पदार्थ में ये सारे गुण होने चाहिए। अब हम लोग जो है विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोध, विद्युत रोधी केबिल के विद्युत रोधी का प्रतिरोध, तो हम लोग जान रहे हैं कि केबिल जो है हमारी ज़मीन में क्षैतिज पड़ी हुई है, तो धारा की सप्लाई भी क्षैतिज जा रही है। तो क्रोड के माध्यम से जो हम लोग कंडक्टर डाले हैं केबिल के अंदर, जिसे क्रोड बोलेंगे या इंग्लिश में कोर बोलेंगे, CORE, हिंदी में उसी को क्रोड कहेंगे, तो उससे धारा हमारी जा रही है, उसको इंसुलेशन हमारा नहीं डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब किसी कारण से यदि हमारी धारा लीक होने लगती है, तो वो धारा जो अब अनुप्रस्थ यानी ऊर्ध्वाधर निकलेगी और वो हमारे जो है इंसुलेशन को भेदना चाहेगी, भेद कर बाहर आना चाहेगी। ठीक है ना? तो लीकेज करंट के लिए ये जो ऊपर आपने इंसुलेशन दे रखा है, परत चढ़ा रखा है बेटा, ये उसके लिए अवरोध का काम करेगा। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो यही आपने लिखा कि लीकेज धारा के बहाव में ये इंसुलेशन जो अवरोध उत्पन्न करता है, बहाव में इंसुलेशन जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना? ये जो लीकेज धारा ये कैसे निकलेगी? अनुप्रस्थ निकलेगी, यानी लंबवत निकलेगी। अब इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो आपने लिखा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कोष्ठ में R बराबर आप लोगों ने लिखा रो बटे 2πL है, 2πL बेटा इंटू log E ऐसे टू द बेस E, और फिर लिखा R2 बटे R1। इतना जो है आएगा ओम में। किस में आएगा? R2 बटे R1। ठीक है? जहाँ पर बेटा R2 R1 क्या है, मान लीजिए कि ये जो है आपका बेटा तार है, ये क्या है? तार है। अब इसी के बाद से आपका इंसुलेशन होगा। तारे पर तो आपका पेपर वाला पहला इंसुलेशन 2 लेयर 3 लेयर चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको बाइंडिंग मटेरियल से बांधेंगे भी। ठीक है ना? तो ये इंसुलेशन अब हमारा जो है इसी के बाद से जो है ऐसे अब एक इंसुलेशन ये जो है इंसुलेशन की अंदर वाली परत हो गई, और ऐसे मान लीजिए कि इंसुलेशन इतना मोटा है, तो ये जो है ये बाहर वाला हो गया। तो ये जो है यहाँ से जो है ये अंदर वाली, यहाँ से केंद्र से लेंगे, ये केंद्र से ये वाली त्रिज्या जो है वो R2 है, और केंद्र से ये वाली त्रिज्या जो है वो R1 है। यानी जो हमारे क्रोड की त्रिज्या R1 है,
वहीं इंसुलेशन पदार्थ की आंतरिक त्रिज्या। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो हमारे बेटा तार की आप कहेंगे त्रिज्या है, कोर की या क्रोड की जो त्रिज्या है, वही त्रिज्या हमारे इंसुलेशन पदार्थ की आंतरिक त्रिज्या केंद्र से, और फिर केंद्र से ही पूरी बाहरी त्रिज्या इंसुलेशन की R2 है। तो वहीं लिखा है R2/R1 इतना ओम है। फिर आपको बताया गया बेटा कि हम लोग जो है इस बेस ई को जो है log 10 में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इस जो है बेस ई को हटाने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं? तो हाँ, तो आपने नोट में लिखा क्या लिखा कि log R2/R1 टू द बेस ई को log R2/R1 टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए या में बदलने हेतु 2.303 से गुणा करते हैं। क्लियर हो गया? तब यही फार्मूला हमारा हो जाएगा केबिल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये हो गया केबिल इंसुलेशन रेजिस्टेंस R का ये फार्मूला तब हो जाएगा, R बराबर तब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 ρ/2 पाई L गुणे हो जाएगा log R2/R1 टू द बेस 10। ये हो जाएगा फार्मूला, इतना ओम हो जाएगा। ठीक है ना? यह लंबाई है मीटर में, ये विशिष्ट प्रतिरोध है R2/R1 मालूम है। अब R2/R1 के जगह पर हम लोग जो है व्यास को भी रख सकते हैं। ठीक है ना? अर्ध व्यास क्या रख सकते हैं? अर्ध व्यास, तो यहाँ पर D2/D1 रख देंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, अर्ध व्यास रख देंगे तो हो जाएगा R बराबर 2.303 ρ/2 पाई L गुणे हो जाएगा log D2/D1 टू द बेस 10। इतना हो। तो इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर लेंगे इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।